डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने हमारी हॉकी के उस स्वर्णिम दौर की याद ताज़ा कर दी है जब समूची दुनिया की निगाह हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहती थी। यह भी कहना उचित ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी के सुनहरे दिनों की वापसी का संदेश दिया है। खासतौर से भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धुरंधर टीम को जिस तरह के प्रदर्शन से मात दी, उसने बता दिया कि लक्ष्य पर नज़र हो तो सफलता का कदम चूमना तय है। सेमीफाइनल में पुरुष हॉकी टीम की बेल्जियम से हार के बाद भारत का 41 साल बाद ओलंपिक फाइनल खेलने का सपना भले ही टूट गया, लेकिन पदक की उम्मीद बरकरार है। भारत की ये दोनों हॉकी टीमें कोई सा भी पदक लेकर लौटें, देश के लिए निश्चित ही गौरव का क्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश भारतीय टीमों के प्रदर्शन का यह है कि हमें और हमारी सरकारों को खेलों को लेकर सोच में बदलाव करना ही चाहिए। समुचित प्रशिक्षण और मौका मिले तो पदकों को झोली में डालना मुश्किल काम नहीं है। खेल चाहे कोई सा भी हो, खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसर ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में निराशाजनक नतीजों के बीच हमारी बेटियां ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। असल बात यह है कि पिछले सालों में हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा तो दे दिया, पर लंबे समय तक ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाला यह खेल बाजारवाद की भेंट चढ़ता रहा। हॉकी, कबड्डी व फुटबॉल जैसे खेल जिनमें आसानी से खेल प्रतिभाओं की तलाश हो सकती है, उन्हें निचले पायदान पर मान लिया गया। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि हॉकी को गुजरे ज़माने का खेल मानना बड़ी भूल होगी। यह मानना होगा कि इन दोनों टीमों के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे खुद खिलाड़ियों की हार्ड तोड़ मेहनत है, तो कोच द्वारा बेहतरीन प्रशिक्षण, भारतीय खेल प्राधिकरण की तैयारी व सरकारों के सहयोग ने भी संयुक्त रूप से काम किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को तो श्रेय मिलना ही है, क्योंकि वे अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में भी भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने का खर्च उठाती आ रही है। पदक हासिल करने के बाद तो खिलाड़ियों का मान सम्मान करने के लिए सरकारों में होड़ लग जाती है, लेकिन उन्हें इस सम्मान की मंजिल तक पहुंचाने के जतन करने में ये पीछे रह जाती हैं। हॉकी का सुनहरा अतीत ध्यान रखने के साथ इस तथ्य को भी याद रखा जाना चाहिए कि खेलों को समुचित प्रोत्साहन में ही पदकों की उम्मीद छिपी रहती है। पाई पैराचेंज। प्रकृति माँ व्यथित है। अगर आप यह नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान उसकी ओर है ही नहीं। धरती हमें पोषण व आहार उपलब्ध करवाती है, हमें दुलारती है, हमारी रक्षा करती है और बदले में हम उसे क्या
दे रहे हैं, हम उससे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि अक्सर हम अपनी माँ के साथ करते हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, हमेशा अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं और यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति माँ के पास हर समस्या का समाधान है। शायद अपनी वास्तविक माँ की तरह हम उसकी मेहनत को भी हल्के में लेते हैं, जो हमारे कदम लड़खड़ाने पर हमें संभालती भी है और बेहद सोच समझकर खर्च करती है ताकि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। लगता है प्रकृति के ऐसे ही रोष की अनदेखी का नतीजा है जो आग, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, अत्यधिक तापमान, बढ़ती तटीय सीमाओं और पिघलते ग्लेशियर के रूप में सामने आ रहा है। धरती माँ आहत है और हम में से बहुतों को यह एहसास हो गया है कि अब हम और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि धरती माँ अब भी हम पर आशीर्वाद और सौगातों की बौछार करती रहेगी। खास तौर पर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई तो प्रकृति और मानव स्वभाव के बीच तनाव ही मौजूदा और भावी संघर्ष का कारण है। इस पर विचार मंथन की ज़रूरत है। जटिल एवं जानलेवा मौसमी हालात में ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े विज्ञान को तरजीह न देने वाले भी अब इस खतरे की आहट सुन रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 60% अमेरिकी ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा खतरा मानते हैं। 2009 में यह आंकड़ा सर्वाधिक यानी 65% था और लोग सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि वह ऐसे उपाय बढ़ाए जिनसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके। 60% ट्रंप समर्थकों का मानना था कि इस दिशा में नियमन कानून लाया जाए या जलवायु परिवर्तन का कारण बने प्रदूषण पर कर लगाया जाए। सरकार अकेले इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लोगों को आगे आना होगा, प्रकृति के माँ स्वरूप को स्थापित करना होगा। क्या हम सब अपनी माँ को प्रेम नहीं करते? वह चाहती है कि जो उपहार उसने मानव को दिए हैं वे संरक्षित हों। पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकियों ने प्रकृति माँ के अधिक उदार स्वरूप की कल्पना की, जिसके चरणों में संसारी जीव विचरण करते रहते हैं। जबकि मैं एक ऐसी स्त्री को देखती हूँ जिसे इस बात की फिक्र नहीं कि पड़ोसी सुन रहे हैं और वह फ्रीजर खुला छोड़ने, रिसाइकलिंग के नियमों की अनदेखी करने और सूखे के बीच आग से खेलने वाले अपने स्वार्थी बच्चों पर चिल्ला रही हैं। स्त्रियां विशेष रूप से माताएं ही हैं जो बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए ज़मीनी लड़ाई में संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। यह पुरुषों को जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं है, पर 10-12 चीज़ें ऐसी हैं जो निजी स्तर पर तुरंत कार्बन उत्सर्जन कम करने और संसाधनों के संरक्षण के लिए कारगर हो सकती है। मांसाहार का कम सेवन, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल, खाने की बर्बादी रोकना, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार चलाना, बोतल वाले पानी का सेवन बंद करना, सर्दी में
थर्मोस्टेट का कम उपयोग, कंपोस्ट बनाना और लंबे समय तक चलने वाले लाइट बल्ब का इस्तेमाल, इन सभी बातों पर प्राय स्त्रियों का नियंत्रण व प्रभाव रहता है। प्रकृति संरक्षण के उपायों के साथ हमें प्रकृति माँ की परिकथाओं से जहन में उतारी गई छवि को भी हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मदर नेचर और मानव स्वभाव के बीच संघर्ष में लड़कियों, स्त्रियों और विशेषकर माताओं के फैसले हमारी संकटग्रस्त पृथ्वी को बचा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति माँ इससे खुश होंगी। स्टॉप।